हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX जीएस गुरु में। दोस्तों, हम यूपीपीएससी के लिए ROAR की टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं ध्येय आईएएस की। उसका टेस्ट नंबर 9 जीएस का जो टेस्ट है उसका पार्ट 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया। आज टेस्ट 9 जीएस का पार्ट 2 उसका शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे और ये टेस्ट 9 कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ कहाँ चाहिए? RDX जीएस गुरु इसी पे टेलीग्राम चैनल है, इस पर पीडीएफ मिलेगी आपको और इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, चलो बिना समय के बाद शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन 73वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 72 कंप्लीट कर लिया था। तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर बीमा क्षेत्र का निजीकरण किया गया? तो ये थी मल्होत्रा समिति। देखो, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 1992 में केंद्र सरकार द्वारा किसका बीमा क्षेत्र का निजीकरण करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 74 आ जाओ। कथन कारण क्वेश्चन है, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ी मात्रा में मुद्रास्फीति एक टॉनिक का कार्य करती है। सही है, बिल्कुल सही है, थोड़ी सी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि से उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलती है। कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो 75, थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? सत्य बताना है। इसका आधार वर्ष 2004-5 है। सही है, बताओ। नहीं, ये गलत है। इसका आधार वर्ष 2004-5 नहीं है, अब हो गया 11-12 है, तो पहला गलत। इस सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, ये तो बात सही है, त्रैमासिक आधार पर नहीं, त्रैमासिक को हटा दो, ये मासिक आधार पर होता है, मासिक। ठीक है, इसलिए गलत है। तो ये भी गलत है, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। सही पूछा था तो डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य मानव विकास करना था? तो ये था कौन सा, बताओ। 76 में हो जाएगा बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य मानव विकास। अब देखो कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। न्यू हेब्राइड वनवातु को बोलते हैं, सही है, सही है। ग्रेट हेरिंग पॉन्ड प्रशांत महासागर, यही गलत है। हिंद इसको बोलते हैं अटलांटिक को, अटलांटिक को, है ना, अटलांटिक महासागर को बोलते हैं ग्रेट हेरिंग पॉन्ड, तो ये गलत है। नेवर नेवरलैंड प्रेरीज नॉर्थ, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्वी नदियों के बीच में है, मध्य में है? तो ये शान का पठार, चीन में पड़ता है। शान का पठार कहाँ पे है? इरावदी नदी और साल्वी नदी के बीच में है और खनिज संसाधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो एटलस का विस्तार है भैया मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में ये एटलस पर्वत का विस्तार है, ए ऑप्शन हो जाएगा। कथन कारण क्वेश्चन आ गया फिर। अब देखो, प्रशांत महासागर के तटीय भागों को अग्निवलय है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। सही है, बिल्कुल कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? इस क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए कहा जाता है। ए सही, आर सही और व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा किसका? 80 का। अब आ जाओ 81, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक काकेसस, काकेसस राज्य में शामिल नहीं है? तो देखो, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये तीनों जो है काकेसस राज्य में, लेकिन लाटविया जो है काकेसस राज्य में नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 82 में आओ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो देश और उसके उपनाम उपनाम बताने हैं। जिब्राल्टर सागर क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का द्वार बोलते हैं जिब्राल्टर को, बिल्कुल सही है, बोलते हैं। आयरलैंड एमराल्ड द्वीप बोलते हैं, बिल्कुल सही है, आयरलैंड एमराल्ड द्वीप। बहरीन मोतियों का देश, ये भी सही है। स्कॉटलैंड कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप का कॉकपिट बोलते हैं स्कॉटलैंड को? नहीं, ये बेल्जियम को बोलते हैं। यूरोप का कॉकपिट, कॉकपिट मतलब क्या होता है? कभी जहाज में बैठे हो या देखा हो तो जहाज में दो पार्ट होते हैं जहाँ बैठते हैं हम लोग। जहाँ पैसेंजर बैठते हैं उसको बोलते हैं कैबिन, और जहाँ पायलट बैठता है, पायलट और को पायलट बैठते हैं उसको बोलते हैं कैबिन, कॉकपिट बोलते हैं उसको। ठीक है, वो कॉकपिट होता है जहाँ पायलट बैठता है, तो कॉकपिट ऑफ यूरोप मतलब आगे का भाग। जैसे जहाज का आगे का भाग कॉकपिट, ऐसे ही पूरे यूरोप का आगे का भाग हो गया कौन सा? बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम को बोलते हैं कॉकपिट। और स्कॉटलैंड को क्या बोलते हैं फिर? लैंड ऑफ केक्स बोलते हैं, लैंड ऑफ केक्स। अच्छा, महाद्वीप और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, मतलब कहाँ, किस महाद्वीप का कौन सा सबसे बड़ा देश है, ये बताना है। तो देखो, एशिया का रूस, बिल्कुल सही है। अफ्रीका अल्जीरिया, सही है, बताओ। ये भी सही है ना, ये भी सही है। उत्तरी अमेरिका का यूएसए, अरे यार कनाडा है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा, कनाडा। और दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील, सही है। उत्तरी अमेरिका का कनाडा है, ब्राज़ील, ये यूएसए नहीं है। यूएसए दूसरे नंबर का है। अब बताना है आपको इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, देश है और राजधानी है। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की मपूतो, सही है, सही है। जाम्बिया,
जाम्बिया लुसाका सही है। इरिट्रिया नाफ ये है नक्का नाकफा, इरिट्रिया की नाकफा नहीं है, इरिट्रिया की अस्मारा, इरिट्रिया की होती है अस्मारा, ये गलत है सी, इरिट्रिया अस्मारा और सेनेगल की डकारिया सही है। ठीक है जी, तो ये सी ऑप्शन सही नहीं है। हुमायूं ने देहरिया, इंपोर्टेंट है, देहरिया के युद्ध में किस शासक को हराया था? तो देखो ये महमूद लोदी को हराया था, ऑप्शन तो ये हो जाएगा इसमें। देहरिया का युद्ध जो है गोमती नदी के तट पर 1532 में हुआ था, 1532 में हुमायूं ने महमूद लोदी को हराया था। देहरिया का युद्ध कहाँ? 1532 में महमूद लोदी को हराया हुमायूं ने। सूची 1 सूची 2 से मिलाना है आपको, मजा आइए। शंकराचार्य, अब देखो शंकराचार्य किससे संबंध है? तो स्मृति संप्रदाय से शंकराचार्य हो गए। रामानुज किससे संप्रदाय बताओ? वैष्णव संप्रदाय, तो एक हो गया है रामानुज वैष्णव संप्रदाय। निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय, और माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय हो गया। तो कौन सा हो गया? पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 4, चौथे में 2, तो कौन सा हो गया? पहले में 3 है ना, 3 1 2 4, 3 1 2 4, बी ऑप्शन हो जाएगा। सर 4 2 नहीं, 3 1 4 2 है ना, हाँ 3 1 4 2, यस बी ऑप्शन, 3 1 4 2, ये है 3 1 4 2। अगला देखो कौन सा हो गया? 86 हो गया। 87 में आ जाओ। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने दीवान नामक एक काव्य संग्रह का संकलन, दीवान काव्य संग्रह, तो ये बाबर ने किया था। 87 में सी, बाबर ने दीवान नामक काव्य संग्रह का संकलन किया। मुबैयान नामक एक पद्य शैली का विकास भी किया। अब दो चीजें बाबर के नाम, ये दीवान नामक काव्य संग्रह और मुबैयान पद्य शैली बाबर की। ओके। अमीर खुसरो द्वारा अपनी किस रचना में भारत की जलवायु का विवरण किया है? तो इसकी जलवायु है नूह से पेर, अमीर खुसरो की नूह से पेर। इसमें उसने भारत के जलवायु, पशु पक्षियों, धार्मिक जीवन आदि का विवरण किया है। किसने? अमीर खुसरो ने, नूह से पेर में। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा का प्राचीनतम, प्राकृत भाषा का नहीं है, ये संस्कृत भाषा का प्राचीनतम है, इंपोर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? प्राकृत भाषा का है। तो इसमें कौन सा सत्य बोले ना, तो हाँ ये तो सही नहीं है, पहले वाला प्राकृत भाषा का नहीं, ये ब्राह्मी लिपि में उत्पन्न संस्कृत भाषा का है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि या संस्कृत भाषा का है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, यह अभिलेख शक क्षत्रप रुद्रदामन के शासन व विजयों का प्रमाण प्रस्तुत करता है, ये तो सही है। केवल 2 सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 सही है। अगला देखो 90, 90 में क्या बोलता है? सूची 1 सूची 2, राजवंश और उनकी राजधानियाँ। होयसलों की राजधानी कहाँ थी? तो होयसलों की मान्यखेत थी, सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल होयसल नहीं, होयसलों की द्वार समुद्र थी, होयसलों की द्वार समुद्र कहाँ है? ये हो गया 2। कदम्बों की, हाँ कदम्बों की थी बनवासी, कदम्ब बनवासी, कदम्ब बनवासी। देखो होयसल द्वार समुद्र है ना, और कदम्ब बनवासी, पल्लवों की कांची और राष्ट्रकूटों की मान्यखेत, ऐसे थी। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब दोबारा देख लो एक बार। होयसलों की द्वार समुद्र, कदम्बों की बनवासी, पल्लवों की कांची और राष्ट्रकूटों की मान्यखेत। ठीक है। अगला 91, कौन असत्य है? बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म दोनों ही अनिश्वरवादी हैं, सही है, बिल्कुल सही है। पहली बात 91 में एकदम सही है, बौद्ध और जैन दोनों ही अनिश्वरवादी हैं, सही है। अच्छा, सत्य बताना है ना तो क्या पूछा है? असत्य पूछा है। सत्य, दोनों धर्मों में आत्मा, आत्मा की मान्यता है, तो ये बात दूसरी वाली गलत है। क्यों? केवल मतलब कौन सा असत्य पूछा है ना, तो केवल 2 ही असत्य, असत्य पूछा है तो बी बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 ही असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि देखो बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि जैन धर्म आत्मा को मानता है। ठीक है, अब आत्मा की मान्यता की बात करें तो बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है, जैन धर्म आत्मा को मानता है ना, याद रखना। पुनर्जन्म को दोनों मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म दोनों पुनर्जन्म को दोनों मानते हैं, और आत्मा को बौद्ध धर्म नहीं मानता, जैन धर्म मानता है, इसलिए बी गलत है। अगला देखो, सूची 1 सूची 2, हड़प्पा स्थल और नदी। रोपड़ सतलज के किनारे, देखो क्लियर है एकदम, रोपड़ सतलज 4 हो गया, कालीबंगन घग्गर हो गया, चनूदड़ो सुतकांगेडो दास को चनूदड़ो सिंध हो जाए। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 है, 4 2 1 3, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन से में? 92 में सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो अगला देखें। एवरग्रीनिंग शब्द का प्रयोग में आता है, देखिए पेटेंट के सामने, देखिए क्या होता है, पेटेंट के लिए यूज किया जाता है एवरग्रीनिंग, मतलब क्या है? देखो पेटेंट 10 साल के लिए दिया जाता है ना, मतलब क्या होता है कि सामान्यतः 10 साल के लिए दिया जाता है, सामान्यतः कुछ स्थिति में 20 वर्षों के लिए भी इसको प्रदान किया जाता है। देखो लेकिन क्या होता है, कुछ कंपनियां क्या करती है ना, कुछ उधर उधर तिकड़म लगा के इसको जो है आगे बढ़ाती रहती हैं, इसके टाइम को आगे बढ़ाती रहती हैं, आगे बढ़ाती रहती हैं, इसी को एवरग्रीन बोलते हैं। तो बी ऑप्शन है पेटेंट के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे है? अहमदाबाद में,
94 बताना है, कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद सही है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून, ये भी सही है, बिल्कुल राइट है। अच्छा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम, ये भी सही है। यू आर राव उपग्रह केंद्र हैदराबाद में नहीं, बेंगलोर में है। कहाँ पे? यू आर राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में है। ओके, डी ऑप्शन गलत है इसमें। कौन सा एक गर्भधारण करने वाला हार्मोन कहलाता है? निम्न में से कौन सा एक गर्भधारण करने वाला हार्मोन कहलाता है? तो ये है प्रोजेस्टेरोन, 95 में बी ऑप्शन है, प्रोजेस्टेरोन बी ऑप्शन। क्या होता है देखो, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है पिंड यानी कॉर्पल स्यूटियम की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। कल भी पढ़े थे हम, इससे पहले टेस्ट में पढ़े थे, याद है आपको? अच्छा, यह गर्भावस्था व प्रसव होने वाले परिवर्तनों को संबद्ध होता है, उनसे संबद्ध होता है, अतः यह गर्भ धारण करने में हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 95। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 96। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल उपस्थित रहता है? प्रोटीन जिसमें रहती है, तो ये कौन सा रहता है? 96 हो जाएगा ए, टायरोसिन। देखो, प्रोटीन की प्रचुरता जिसमें होती है ना, उसमें टायरोसिन अमीनो अम्ल उपस्थित रहता है। टायरोसिन की कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है, टायरोसिन की कमी से। ये ऑप्शन हो जाएगा। कथनों पर विचार करें। रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में होते हैं। रुधिर प्लेटलेट जो होते हैं ना, प्लेटलेट जो होते हैं, जो डेंगू में कम हो जाते हैं, वो केवल स्तनधारियों में, बिल्कुल राइट है, स्तनधारियों में ही होते हैं। शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, सही है, बिल्कुल राइट है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये कौन सा? ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अच्छा, प्लीहा को शरीर का रुधिर बैंक, मतलब प्लीहा जो होती है ना, तिल्ली प्लीहा बोलते हैं, स्प्लिन, उसको ब्लड बैंक बोलते हैं शरीर का, बिल्कुल सही है। सत्य पूछा है, तीनों ही सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला कथन कारण क्वेश्चन दिया है भैया। कथन में क्या है? लाल, हरा और नीला प्रत्येक को प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, हरा, नीला, सही है, बिल्कुल राइट है। ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफेद रंग सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे प्राथमिक रंग कहते हैं, बिल्कुल राइट है। ए और आर दोनों सही, और व्याख्या भी है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 99। निम्न कथनों पर विचार करें। रेडियो एक्टिविटा का मात्रक क्यूरी, सही है, बिल्कुल सही है। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर, ये भी सही है, दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 99 में सी, 99 में सी हो जाएगा। सो आ जाओ, कौन एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। यौगिक और उपयोग। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है, बिल्कुल सही है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, बिल्कुल राइट है। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में, पोटेशियम सल्फेट, बिल्कुल सही है। पोटेशियम मोनो पोटेशियम टार्टरेट श्वेत पिगमेंट नहीं, ये भैया उसमें बेकरी में यूज होता है। मोनो पोटेशियम टार्टरेट, ये क्या है? बेकरी उद्योग में यूज होता है। और बाकी जो आपका ये श्वेत पिगमेंट है ना, ये होता है जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट। ओके, आ जाओ 101। हाइड्रोजन बम के जनक एडवर्ड टेलर, इंपोर्टेंट है, नाम याद रखना। एडवर्ड टेलर को हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है, ये पहला सही है। हाइड्रोजन बम नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर नहीं, अनियंत्रित अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करता है, इसलिए दूसरा होगा गलत। सत्य पूछा है तो केवल एक, ए ऑप्शन हो जाएगा। 101 में ए हो जाएगा। अब आ जाओ 2 पे। लंबे अंतरिक्ष यानों में अंतरिक्ष यात्रियों को निम्नलिखित में से किसी एक बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो उनकी अस्थियां जो है ना, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लंबे अंतरिक्ष यानों के कारण उनकी जो है ना, क्या होता है, वहाँ पे गुरुत्व कम होता है, तो पेशीय क्षय होता है, वहाँ पेशियों का क्षय होने लगता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, हड्डियों का कमजोर हो जाना। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त के कार्यकाल को 6 वर्ष से संशोधित करके 8 वर्ष? अब क्या है, लोक आयुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है यूपी में, पहले 6 था, तो कब किया गया 6 से 8 वर्ष, ये पूछा है। तो ये 2012 में किया गया था, बस रटने वाला क्वेश्चन है। और 1975 में पहली बार लोकायुक्त बनाया गया था। और सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल पहले लोकायुक्त थे यूपी के। ओके, अच्छा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दर्शनीय स्थल और जनपद। मुगल घाट फरुखाबाद, बिल्कुल सही है। चाइना मंदिर श्रावस्ती, सही है, सही है। और व्यास टीला कहाँ? चित्रकूट, यही गलत है, व्यास टीला चित्रकूट में नहीं है, कहाँ है? श्रावस्ती में, जालौन में, व्यास टीला जालौन में, श्रावस्ती में नहीं, व्यास टीला जालौन में, जालौन। ओके, और ये चक्रतीर्थ नैमसारण्य, ये सही है, ठीक है, ये तो सही है, बाकी हमारा सी गलत है, व्यास टीला जालौन। ठीक है जी, 104 हो गया। आ जाओ 105 में। अब भिन्न है ये। अब देखो एक चीज देखो, भिन्न में निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम निकालना है। आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। अब इसका निकालना 2 तरीके होते हैं, या तो इनका नीचे वाले का सबका एलसीएम लेके और ऊपर वालों को बराबर कर लो, जो बड़ा होगा छोटा होगा सबसे पहले रख दो, फिर बड़ा होगा बढ़ते क्रम में रख दो, ऐसे होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, इनको भाग दे लो, ऊपर वाले को भाग दे लो नीचे से। तो भाग देंगे तो 3/8, 3/8 को अगर इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.35, इसका आएगा
375 ये आएगा। और 6 को भाग इसको 3/5 से भाग देंगे तो इसमें 0.6 आएगा दूसरे का। तीसरे में क्या आएगा? 0.66 आएगा, 0.66 आएगा, है ना। और चौथे में क्या आएगा? 0.5 आएगा। बताना बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा तो ये हो गया, तो यानी 3/8 हो गया। फिर दूसरे नंबर पे ये हो गया 1/2, 3/8, 1/2 ये आया, 3/8, 1/2 2 में। अच्छा चलो, उसके बाद आएगा ये वाला तीसरा, मतलब दूसरे वाला, तो 3/5, 3/5 ये डी, और फिर 2/5 सबसे लास्ट में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी। चला देखो, निम्नलिखित संख्याओं में बेमेल कौन सी है? तो देखो, अब एक बार इन सबको जोड़ना, इन सबको जोड़ो। 8 7 15 6 21 और 3 24 और 2 25, 24 2 26 और 1 27, टोटल 27। अब इनको जोड़ो, ये भी 27, ये जोड़ कर देख लो सबको, और ये जोड़ो, ये भी 27। लेकिन ये डी वाला जोड़ेंगे ना तो ये 28 हो रहा है, 28 जोड़ने पे, इसलिए ये डी वाला बेमेल है, ठीक है, जोड़ लेना। अगला देखो, 4 से बड़ी तथा 16 से छोटी अभाज्य संख्याओं के योग का चौथाई। 4 से बड़ी अभाज्य संख्या और 16 से छोटी, तो 4 से बड़ी 5 हो गई, उससे बड़ी 7 हो गई, 5 7 12। उनका योग पूछा ना, अभाज्य संख्याओं का योग पूछा, योग का चौथाई किस संख्या का वर्ग है ये पूछा। देखो, तो पहले 4 से बड़ी और 16 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग कर लो। तो देखो, 5 हो गई, 7 हो गई, 12, और फिर 9 तो भाज्य है, फिर 9 11 हो गई, 12 11 23, 23 और 13 36 हो गई। बस ये है, 36 हो गई, तो संख्याओं का योग होगा 36 का चौथाई। 36 का चौथाई 9 हो गया। किस संख्या का वर्ग है? 9 किसका वर्ग है? तो 3 का वर्ग है। देखा कैसे घुमाया है। 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तक, एलसीएम क्या होगा? देखो, 0 और किसी संख्या का महत्तम समावर्तक एलसीएम कभी भी निकाला नहीं जा सकता है, तो ये अपरिभाषित है, डी ऑप्शन। 0 जहां आ जाएगी ना तो उसका एलसीएम नहीं निकाला जा सकता, ना एलसीएम ना एचसीएम, तो ये डी होगा ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, किसी धन पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, तो n की क्यू को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? देखो, अब सबसे छोटी संख्या मान लेना है। मतलब देखो, अगर 3 से भाग दूं और 2 शेषफल आए तो कौन सी संख्या होगी? लगाओ दिमाग। तो भाई मैं कह रहा हूँ 5 संख्या होगी सबसे छोटी, तभी तो 5 से वो 3 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल 2 बचेगा, ठीक है। अब लगा लो, कभी भी लगा लेना है। बड़ी संख्या लोगे तो निकल तो आएगा, आंसर तो वही आएगा, लेकिन क्या है उसमें दिक्कत आएगी। तो 3 से भाग दिया हमने, मान लो संख्या है 5, तो लग गई ना भाई, 3 और 2 5, जोड़ दो इनको, 5 आ गई, तो 5 को भाग दिया 3 से, तो ये आया शेषफल 2, ये तो पहला है। अब देखो, अब 5 का क्यूब करना है। अब बोल रहा है उसी संख्या एन क्यू मतलब 5 हमने मान लिया, एन जगह एन की जगह 5 मान लिया, तो एन का क्यूब मतलब 5 का क्यूब करना है। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 को 3 से भाग देना है, तो 125 को 3 से भाग देना जरा। 3 चौक 12, 3 एकम 3, कितने बचे? 2 ही बचे, तो 2 आएगा, ठीक है जी। क्या आएगा? ये भी 2 आएगा। 125 को भाग दे लो 3 से, तो क्या आएगा? 2 ही ऑप्शन, 2 ही आएगा शेष। दीवार घड़ी में 3 बजकर, देखो इंपॉर्टेंट है, 3:25 अपराह्न यानी दोपहर बाद का समय होने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण कितना होगा? कितना कोण होगा? अब देखो, न्यून कोण दो तरह का होता है ना। अब अगर अधिक कोण पूछे तो 180 से घटा देना है उसी को। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रख लेना इसको, ठीक है। इसको यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूले को एक बार याद रखना। 6 × मिनट, जितनी मिनट है, ये ब्रैकेट मत करो, माइनस, अब दूसरे ब्रैकेट में एच यानी आवर इंटू 60, आवर इंटू 60 माइनस मिनट, ये दूसरा है। तो देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। 6 × मिनट, 6 मतलब कितनी मिनट हो रही है? 25 मिनट हो रही है ना, 25, 6 × 25 हो गया, माइनस आवर कितने? 3 × 60, तो 3 × 60 180 हो गए, माइनस मिनट कितनी है? 25, 180, 180 हुए ना। हाँ, प्लस माइनस नहीं, प्लस, तो प्लस 25, 180 प्लस 25, तो कितने हो गए? देखो, 25 का 150 हो गया ना भाई, 150, 150, अच्छा अच्छा सुनो, एक मिनट इसको थोड़ा सा, ये होता है अपॉन 2 भी होता है यहाँ। अच्छा, अपॉन ये 2 होता है, 2 ये ब्रैकेट में पूरा ये होता है। देखो, 6 × m माइनस में क्या होगा? h × 60 प्लस m अपॉन 2। तो देखो, 6 गुणा मिनट कितनी है? 25, 25 गुणा 6 150 हो गया, 150, 150 का सीधा कर रहा हूँ, एक मिनट, 150 सीधे कर दे रहा हूँ, ठीक है। 150 माइनस, है ना, आवर इंटू 60, आवर इंटू 60 मतलब क्या हो गया? आवर इंटू 60, तो 3 आवर है बड़ा 60, तो 180 हो गया, और प्लस मिनट कितनी है? 25/2। तो देखो ये कितना हो गया? 180 प्लस 25 200, कितना हो गया? 205, तो ये 150, 150। अब देखो एक चीज़ और देखो, एक मिनट, इसको एक चीज़ और देखो। हाँ, अब ये 2 है ना, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे इधर आ जाएगा, तो ये 150 का 300 हो जाएगा, ठीक है जी। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 माइनस, माइनस कितना? 180 और 25 कितना होगा? 225, 200, 100 से 205, कितना हो गया? 200, एक मिनट,
205 हो जाएगा, 205 और बटे तो है ही, एलसीएम ले लिया है तो एक घटाओ इसमें से, 300 में से 205 गए, 300 में से 205 गए तो 95 आए, तो क्या आया 95/2 यानी 47.5, 47×2 = 94 और 47.5 आंसर आएगा। ठीक है जी, कर लेना, 47.5 आ गया, फॉर्मूले में रख लेना, आ जाएगा। तो कौन सा आ गया ऑप्शन सी आ जाएगा, सी। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखो, हाँ, यदि किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने बढ़ जाएगा। देखो सीधा सा हिसाब है, परिधि मान लो, परिधि कितनी, परिधि मतलब आर, सीधा आर बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगी। परिधि 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। परिधि मतलब बढ़ाने का मतलब है कि उसके आर बढ़ा दिया, है ना। परिधि होती है 2πr, 2πr, तो आर ही तो बढ़ेगा जब भी तो बढ़ेगी परिधि। 50% बढ़ेगा मतलब पहले मान लो 10 थी, 10 था आर, है ना, अब हो गया 50% मतलब 15 हो गया, अब है ना, 1.5 गुना हो गया 15। तो पहले थी 100, तो 100, और पहले अब 15 का स्क्वायर करना, स्क्वायर होता है ना पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में, तो पहले 100 थी, अब इसका 15 का स्क्वायर करो 225, तो कितना बढ़ा, 100 से 225 हुई तो 125 ही तो बढ़ा, 125 बढ़ा, नहीं 125 बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो गया 12। यदि पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि होने के कारण पेट्रोल की बिक्री 10% की कमी हो जाती है, तो मान लो हम बोल रहे हैं 10 लीटर बिक रहा था, 10 रुपये लीटर था पहले, तो हम 100 रुपये का बेच रहे थे। अब क्या किया हमने, 10% की वृद्धि कर दी किसमें, दाम में, तो 11 रुपये हो गया, और उसकी बिक्री में 10% की कमी यानी 9 रुपये हो गई, तो 11×99, 100 का पहले बिक रहा था, अब 99, तो 1% की क्या हुआ, कमी हुई है, तो 1% की, ये तो हो गया ये ऑप्शन, 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है जी, चलो अगला देखो, यदि ASSIAGN को ये लिखा जाए तो किडनैप को क्या लिखा जाए, देख रहे हो चीज़, तो देखो ASA आगे पीछे चेंज कर दिए हैं और SI बीच वाला सेम रखा है, और मतलब दो आगे वाले के आगे आपस में चेंज किए हैं और पीछे वाले आपस में चेंज किए हैं, तो KI का IK हो जाएगा, IK, ठीक है। उसके बाद DN सेम रहेगा, है ना, ये तो सेम ही रहा, DN सेम रहेगा, तो ये तो गलत है पहले वाला, IK DN, और फिर AP का PA हो जाएगा, IK DN PA, ये है, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, एक्सटीरियर में बी ऑप्शन हो जाएगा, IK DN PA। अच्छा, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, मतलब यहाँ से शुरू किया, 6 किलोमीटर चला और दाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर चला दाईं ओर मुड़ा, चलो यहाँ मुड़ गया दाईं ओर, और 10 किलोमीटर चला, ठीक है जी, 10 किलोमीटर गया, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर, देखो 6 किलोमीटर पहले क्या है, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, अंत में मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। अब ये दिशा दक्षिण है, तो ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ साउथ, तो अंत में, अच्छा, तो मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी, तो यहाँ से आरंभ की थी, किस कौन सी दिशा हो गई बताओ, यहाँ से पूरब की ओर की थी, लेकिन किस कदर की थी, पश्चिम से की ना, तो 114 में क्या हो जाएगा बताओ भाई, किस दिशा से यात्रा आरंभ की थी ये पूछा है ना, तो कौन सा होगा, एक मिनट, उत्तर दक्षिण, रुको, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, 6 किलोमीटर पहले यहाँ से चला, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और दो, अच्छा ये को बीच में रह गया ना, 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा, अब देखो इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, ये है ना। अब बताओ, तो ये अब दक्षिण की ओर चल रहा है, तो दक्षिण की ओर चल रहा है, यहाँ से आरंभ की, मतलब ये दक्षिण है, अगर मान लो तो ऊपर वाले इधर के अपोजिट में क्या होगा, नॉर्थ होगा, नॉर्थ से शुरू की थी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी नॉर्थ से। ठीक है, 2 किलोमीटर बीच वाला भूल गए थे हम पहले। अब देखो, यहाँ देखो, डी बी डी की माँ है, तो बी जो है डी की माँ है, डी की माँ है, तो ये लेडी हुई। अच्छा, और सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, एक माँ को तो यहाँ बनाएंगे ना ऊपर, डी की माँ है बी, है ना, तो ये है, और सी जो है भाई है किसका, डी का। अच्छा, एच ई की बेटी है, जब छोड़ दो इसको, तो अभी तो डी ई की पत्नी है, डी जो है ई की पत्नी है, तो ई जो है पति हुआ भाई, प्लस हुआ, और ये पत्नी होगी, लेडी होगी, है ना। अच्छा, अब देखो एच ई की बेटी है, एच जो है ई की बेटी है, तो इसके नीचे आ जाएगी एच, एच लड़की है और ई की बेटी है, तो डी की भी तो बेटी हुई, दोनों पति पत्नी है तो दोनों, है ना। अच्छा, अब ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, ई देखो एक तो प्लस है, और ये जो है बहन है इसकी, है ना, तो ई क्या है, ई क्या है इसकी, देखो सी की बहन है ये डी, और इसका हस्बैंड है ई, तो ई क्या है, बहनोई है भाई, ई क्या है, सी का बहनोई है, बहनोई, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 15 में बी। चलो 16 देखो, एक मिनट 16 देख लो अभी, 16 क्या बोल रहा है, 144, अब देखो क्या क्या हो रहा है, 144 12 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग है 36, बी ऑप्शन 116 में बी।
चलें जी। अब आ जाओ 17। अब देखो यहाँ क्या रखना है, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी, ए आ जाएगा, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ऐसा है। तो सी बी सी ए, सी बी सी ए, ये आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ए आ जाएगा 17 में, ए आ रहा है। अच्छा 18 आ जाओ। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में कहाँ की गई, कानपुर में हुई। 118 में बी ऑप्शन, कानपुर में। ठीक है, 1974 में हुई राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड। अगला देखो 18 हो गया। अच्छा अब 19 में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश का ग्रामीण साक्षरता दर शीर्ष वाला ग्रामीण में सबसे टॉप पे साक्षरता वाला तो औरैया है। 119 में सी ऑप्शन हो जाएगा, औरैया। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस एक टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय पार्क को उत्तरी और दक्षिणी सीमा का निर्धारण, मतलब किसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा का निर्धारण मोहन एवं सोहेली नदी करती है, तो ये दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है यही दुधवा राष्ट्रीय पार्क, इसी का। अच्छा जी, चलो। तो सितंबर 2023 में भारत के प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट को किस वर्ष 2023 के लिए को वर्ष सॉरी एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं भारत के, उसको 2023 के 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो कौन है, रवि कन्नन साहब को मिला है 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर विशेषज्ञ। सितंबर 2023 में किस देश को पराजित करके भारत ने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप जीत ली है, तो इसको हराया किसको बताओ, बांग्लादेश को हराया। 122 में बी हो जाएगा, बांग्लादेश को हराया। सितंबर 2023 में संपन्न हुए यूएस ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, किसको हराया, तो डेनियल मेदवेदेव को। 23 में ये हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव को हराया है। सितंबर 2023 में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, 124 में ए जकार्ता। इसका जो है हेडक्वार्टर भी जकार्ता में और वहीं इसका सम्मेलन हुआ है इस बार। आ जाओ 25वें में भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा 2023 में किस स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन, तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन नई दिल्ली में। सितंबर 2023 के केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की है, इंपॉर्टेंट है। तो ये है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में समिति बनाई है। अगला, सितंबर 2023 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया, उससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। वर्ष 1989 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 1989 में, सही है, सही है। 1987 में उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दोनों ही सही है, सी ऑप्शन। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 किसके बीच हुआ, तो भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्ध अभ्यास, ए ऑप्शन। सितंबर 2023 में भारत की किस फिल्म को वर्ष 2024 के 96वें में ऑस्कर पुरस्कार हेतु नामित किया गया, आधिकारिक प्रविष्टि मिली है, तो ये है 2018 एवरीवन इज ए हीरो, इसको मिली है 2024 के लिए ऑस्कर हेतु नामांकन भारत की ओर से। सितंबर 2023 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वहीदा रहमान को मिला है 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला देखो, सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया है, भारत का पहला यूपीआई एटीएम, तो किसके द्वारा, यह है हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा, हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। तो वीपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 2023 में जारी किया क्या, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें भारत का स्थान कौन सा है बताओ, तो इसमें 40वां, और स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे है, 32 में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, और भारत जो है 40वां स्थान है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 33वां, पर्यटन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 में कोंगथोंग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। कोंगथोंग गांव तो कहाँ का है, कोंगथोंग गांव, तो ये नागालैंड का है, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोंगथोंग गांव नागालैंड का है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। सितंबर 2023 में किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। इस बार की थीम क्या है बताओ, कौन सी थीम है बताओगे, तो थीम तो अभी डिक्लेयर नहीं है शायद। चलो अगला देखते हैं, 34 हो गया। 35 में देखो, सितंबर 2023 में भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ स्थित उमियाम झील को साफ करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोटिक तकनीक का, मतलब एआई बेस्ड रोबोटिक तकनीक का यूज करेगी उमियाम झील में, तो उमियाम झील है कहाँ की, तो ये मेघालय की है, ऑप्शन ए हो जाएगा 35 में ऑप्शन ए मेघालय। 36 आ जाओ, सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का प्रदर्शनी, भारत ड्रोन शक्ति
हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। सितंबर 2023 में वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा। किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश में खोला जा रहा है। 37 हो गया। 38, 38 में आ जाओ। सितंबर 2023 में भारतीय सेना एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की सह मेजबानी में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कौन सा हो गया? 38 में हो गया डी ऑप्शन, नई दिल्ली में। 39, विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये कहाँ हुआ है? विश्व मसाला कांग्रेस मुंबई में हुआ है। 39वां ए, विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, केंद्र सरकार द्वारा किस भारतीय अभिनेता को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो ये है आर माधवन। आर माधवन, शेखर कपूर की जगह बनाए गए हैं आर माधवन। तो ये आज का हमारा लेक्चर संपन्न। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए, थोड़ा हेल्प करिए चैनल बढ़ाने में। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।